हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। सॉरी, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अभी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम अनुच्छेद 130 तक देख चुके हैं। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 131 से शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें है सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। ये क्या है? इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता क्या है, मतलब ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल या सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 131 क्या कहता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता है। उसकी आरंभिक अधिकारिता क्या है कि इसका आरंभिक अधिकारिता का क्या मतलब है, यानी ऐसे मामले जिनकी सुनवाई या तो सीधे सुप्रीम कोर्ट करेगा या केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो वो मामले इसकी आरंभिक अधिकारिता में आएंगे। यही कहा गया है अनुच्छेद 131 में। वो कौन कौन से मामले हैं ये देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता थी। उसमें कहा गया था कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल या सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है। ऐसे मामले कौन कौन से हैं? तो पहला कहा गया है दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, मतलब राज्य बनाम राज्य, यानी या तो दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या ऐसे मामलों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो हम अभी देखेंगे। दूसरा है संघ और एक या अधिक राज्य के बीच विवाद, मतलब एक साइड संघ सरकार हो मान लीजिए, वर्सेस दूसरी साइड राज्य, एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो। समझ रहे हो ना? यहां राज्य और राज्य के बीच विवाद हो रहा था। ये राज्य दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो इनके बीच कोई विवाद हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और यहां क्या कहा गया है कि एक साइड तो संघ हो यानी भारत सरकार यदि एक साइड हो और दूसरी ओर एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, है ना, तो ऐसा कोई विवाद होगा तो भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या ऐसे मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, एक और संघ व एक या अधिक राज्य हो तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्य हो, तब इनके बीच कोई विवाद। इसका मतलब क्या है कि मान लो संघ हो प्लस एक या अधिक राज्य हो, है ना, यहां ये राज्य एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, बनाम राज्य हो, एक राज्य हो या कई राज्य हो, है ना, तो इनके बीच यदि कोई विवाद होता है, यानी संघ के साथ, यहां संघ का विवाद हो रहा था राज्यों से, यहां संघ प्लस कुछ राज्य एक साइड हो गए हैं और दूसरे राज्य दूसरी साइड हो गए हैं, और यदि यहां ऐसा कोई विवाद आता है तो भी आप वो उसकी सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आता है। ऐसे मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या ऐसे मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन इस अनुच्छेद के कुछ अपवाद भी हैं, है ना, और आगे इस अनुच्छेद में भी कहा गया है कि कुछ ऐसे भी मामले बताए गए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में नहीं आते, है ना। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे पहला अपवाद है कि जो अंतरराज्यीय नदी घाटी के या अंतरराज्यीय नदी घाटी या अंतरराज्यीय जल बंटवारे के जो मामले होते हैं
वो इसकी आरंभिक अधिकारता में नहीं आते। है ना। तो नदी घाटी व जल बंटवारे, जल बंटवारे को लेके जो विवाद होते हैं वो इसकी आरंभिक अधिकारता में नहीं आते। इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जैसे नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया था, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया था, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह सकता कि दो, भले ही अंतरराज्यीय नदी घाटी, भले ही दो राज्यों के बीच विवाद हो रहा हो यहाँ पे जल बंटवारे को लेकर, लेकिन इसके लिए यदि ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं तो आप ट्रिब्यूनल में जाइए, तो इसमें ऐसा नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं दो राज्यों के बीच विवाद हो रहा है तो आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। ये उसकी आरंभिक अधिकारता में नहीं आता, ये अपवाद है ना। तो यहाँ आप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये आप पूरा लिख लीजिए कि अंतरराज्यीय नदी घाटी एवं जल बंटवारे से संबंधी विवाद, है ना। ये आपके जिस तरह से इस बार का प्री का पेपर आया था, मान लीजिए कथन के तौर पे आ गए आपको कि कौन से सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारता में नहीं आते, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है अनुच्छेद 280 के तहत यदि कोई विवाद होता है। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त का बंटवारा, वित्त आयोग गठित किया जाता है। वित्त का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किस हिसाब से होना चाहिए, इसके लिए वो सिफारिश करता है वित्त आयोग। तो यदि इससे संबंधित कोई विवाद होता है तो भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारता में नहीं आता। ठीक है। तीसरा क्या है? कोई संधि या करार जो संविधान लागू होने से पहले का हो और आज भी प्रचलन में हो। से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो वो भी इसकी आरंभिक अधिकारता में नहीं आता। मतलब कोई संधि या करार जो संविधान के लागू होने से पहले हुआ था एक, दो या अधिक राज्यों के बीच, और जो आज भी प्रचलन में है और उसको लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारता में नहीं आएगा, ये भी कहा गया है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या होता है? तो जैसे अनुच्छेद 32 समवर्ती क्षेत्राधिकार, ये क्या होता है? तो आर्टिकल 32 संविधान का अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट जारी कर सकता है। लेकिन इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि संसद ये शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है, और इसके तहत उसने हाई कोर्ट को दी भी, है ना। तो अब यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा तो सकते हैं, हमारे लिए बाध्य नहीं है कि हमें हाई कोर्ट होके सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा तो सकते हैं, लेकिन इसकी सुनवाई का अधिकार अब केवल सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। इसलिए इसका समवर्ती क्षेत्राधिकार है, इसलिए ऐसे मामले इसके अपवाद में आते हैं, है ना। मतलब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हो, लेकिन
ये उसकी आरंभिक अधिकारता में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अब हाईकोर्ट को भी ये शक्ति प्राप्त है। तो ये 4 अपवाद थे अनुच्छेद 131 के, ये आप याद रखना। यदि लिखने आए तो आप सिर्फ स्टार्टिंग की हेडिंग डालना कि अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारता है, इसके तहत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल या सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है, और 3 प्रकार के जो मामले दिए थे वो लिख देना। लास्ट में ये सब मत लिखना, क्योंकि 50 शब्द में आपके पास इतना स्पेस ही नहीं होगा। बस आप इतना एक लाइन में मेंशन कर देना कि हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे नदी घाटी या जल बंटवारे संबंधी विवाद। ठीक है, तो ये आपके आंसर पूरा हो जाएगा। अब अनुच्छेद 132 क्या कहता है? अनुच्छेद 132 क्या है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारता है ना। वहां तो ये कहा गया था अनुच्छेद 131 में कि उसकी आरंभिक अधिकारता क्या होगी, है ना। तो किन किन मामलों पर उसकी आरंभिक अधिकारता थी हमने ये देख लिया। 132 में ये कहा गया है कि कैसे मामलों पे उसकी अपीलीय अधिकारता होगी, है ना। तो ये तो संविधान की लैंग्वेज है, तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ मामलों की जो कि हाईकोर्ट से कोई भी निर्णय आदेश जारी होते हैं, उनकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारता है। ठीक है, अब आगे इसमें क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी हाईकोर्ट, है ना, कोई भी हाईकोर्ट हो, है ना, यहां मैंने हाईकोर्ट लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। आप यहां पूरा लिखना कि किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक व अन्य कार्यवाही में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। मतलब यदि इसे सिंपल भाषा में हम समझें तो इसमें यही कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी हाई कोर्ट होंगे वो अपनी सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई कोई भी होगी, उसमें भी जो दिए गए निर्णय, डिक्री और अंतिम आदेश होगा उसके खिलाफ अपील आप कहां कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारता है, यही कहता है अनुच्छेद 132। लेकिन आगे इसमें एक और चीज कही गई है कि ठीक है आप अपील तो कर सकते हो। जब हम न्यायपालिका की संरचना पढ़ रहे थे तब मैंने आपको उसकी संरचना समझाई थी और मैंने आपसे कहा था कि यहां से अपील आप यहां कर सकते हो, यहां से यहां ऊपर जा सकते हो अपील करने के लिए। लेकिन ऐसे तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, तो फिर नीचे के न्यायालयों का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा ना। तो उसके लिए कुछ आधार दिए गए हैं, कुछ शर्तें दी गई हैं कि किन आधारों पर, किन शर्तों के साथ आप आगे अपील कर सकते हो। यहां हम अनुच्छेद 132 में सुप्रीम कोर्ट की देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से जाहिर सी बात है अपील हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ही की जाएगी, क्योंकि जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के बाद तो आप हाई कोर्ट जाओगे ना, उसके ऊपर तो हाई कोर्ट है, सीधे सुप्रीम कोर्ट तो चले नहीं जाओगे। जिसमें सीधे जा सकते हो वो मामले आपको अलग बता दिए हैं 131 में, है ना। अब आप सीधे नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहां अपीलीय अधिकारता है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन कुछ आधार दिए, कुछ शर्तें दी गई हैं। तो यहां अनुच्छेद 132 में भी कहा गया है कि ठीक है, चाहे वो सिविल मामले हो, चाहे दांडिक मामले हो, चाहे और कोई कार्रवाई हो, उसमें यदि निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश दिया जाता है तो उसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको हाई कोर्ट का 134 का के तहत जो वो प्रमाण पत्र देता है वो आपके पास होना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद 32 में। लेकिन यहां तो सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई सिविल मामले में, दांडिक मामले में, अन्य कार्रवाई में जो भी आदेश देंगे उनकी आप अपील कर सकते हो और इसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन हमारा संविधान इतना विस्तृत क्यों है? क्योंकि हमने हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है।
कोई चीज हमने आधी अधूरी नहीं छोड़ी है। इसीलिए आगे के अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है कि भाई आप सिविल मामलों में यदि आप कार्रवाई, सिविल मामले में यदि कोई आदेश के लिए आप अपील करना चाहते हो तो उसके क्या आधार होंगे, दांडिक मामले में यदि आप अपील करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या आधार होंगे, ये आगे के अनुच्छेदों में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहां तो सिर्फ इतना कह दिया कि ठीक है आप अपील कर सकते हो लेकिन आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे के अनुच्छेदों में सिविल के लिए अलग बताया है कि सिविल के लिए क्या आधार होंगे, और दांडिक के लिए अलग बताया है कि दांडिक मामले यदि होते हैं कोई तो उनमें क्या आधार होंगे, किस तरह से आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो हम आगे के अनुच्छेद देखते हैं, उसमें हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि अनुच्छेद 132 में सिर्फ कहा था कि आप अपील कर सकते हो, आगे के अनुच्छेदों में इसे अलग अलग स्पेसिफाई किया है कि आप सिविल मामलों में किन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, दांडिक मामलों में किन आधार पर जा सकते हो। तो 133 में क्या कहा है, सिविल विषयों यानी सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारता, मतलब सिविल मामले में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारता क्या होगी हमें ये देखना है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसा मैंने कहा कि आगे स्पष्ट किया है कि भाई सिविल मामले यदि कोई हाईकोर्ट सिविल मामलों का निपटारा करता है, उसका निर्णय या आदेश देता है, तो किन आधारों पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसमें अनुच्छेद 133 में कहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र का कोई भी हाईकोर्ट होगा, यदि कोई भी हाईकोर्ट है भारत के राज्य क्षेत्र का और वो किसी सिविल मामले में कोई भी निर्णय, आदेश या डिक्री जारी करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, लेकिन आपको 134 का के तहत एक प्रमाण पत्र लेना होगा। कौन से प्रमाण पत्र लेना होगा, तो ये प्रमाण पत्र जारी करेगा हाई कोर्ट। उसमें कहा है कि ठीक है सिविल मामले कोई भी हो और भारत के राज्य क्षेत्र का कोई भी हाई कोर्ट आदेश जारी करे, आप ये प्रमाण पत्र लो। ये किस प्रकार से दिया जाता है प्रमाण पत्र, वो भी हम 134 का में आगे देखेंगे, है ना। तो आप इस अनुच्छेद के तहत जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो प्रमाण पत्र लो और आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ये प्रमाण पत्र सिविल मामलों में किन आधार पर दिया जाएगा ये भी कहा गया है। तो यदि हाई कोर्ट को ये लगता है कि उस मामले में, मतलब जिस मामले के लिए आप अपील कर रहे हो उस मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई प्रश्न निहित है, ठीक है। ये प्रमाण पत्र सिविल मामलों में आपको कोई भी हाईकोर्ट कब देगा, जब उसको पहला तो ये लगता है कि जो मामले में आप अपील करने जा रहे हो उसमें विधि के व्यापक महत्व, अब ये विधि संविधान भी हो सकता है और कोई कानून भी हो सकता है, तो विधि के व्यापक महत्व का प्रश्न है उसमें, है ना। तो वो आपको प्रमाण पत्र दे देगा कि ठीक है इस मामले में आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। दूसरा क्या कहा गया है, दूसरा ये कहा गया है कि भाई हाईकोर्ट को खुद ही लगता है ऐसा, है ना। तो हाईकोर्ट की ऐसी राय है कि हाईकोर्ट की राय में ऐसे मामले का निपटारा, ऐसे मामले का विनिश्चय मतलब फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। क्लियर है। हमें अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों के बारे में कहा कि भाई सिविल मामलों में आप किस तरह से जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। उसमें कहा कि ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो,
किसी भी हाई कोर्ट, भारत के राज्य क्षेत्र का कोई भी हाई कोर्ट है, वो यदि कोई आदेश, निर्णय या जारी करता है तो उसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र लगेगा जो हाई कोर्ट ही जारी करता है अनुच्छेद 134 का के तहत। ये प्रमाण पत्र लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन उसके दो आधार बताए। पहला आधार कहा कि भाई यदि हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसमें, उस मामले में विधि का कोई व्यापक महत्व का प्रश्न निहित है, तो वो आपसे कह देगा कि ठीक है भाई आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, वो आपको प्रमाण पत्र दे देगा सिविल मामले में। और यदि हाईकोर्ट को खुद की राय भी हाईकोर्ट की ऐसी है कि भाई ऐसा कोई मामला है जिसका उसे लगता है कि नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, तो भी वो प्रमाण पत्र दे देगा और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो ये अनुच्छेद 133 कह रहा था। तो अनुच्छेद 134 में हमसे कहा है दांडिक विषय, यानी दांडिक मामले जो होंगे उनमें हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील करने की क्या क्या अधिकारता होगी, क्या क्या अधिकार होगा, ये बताया गया है। पहला क्या कहा गया है देखो, तो पहला कहा गया है कि मान लो हाईकोर्ट के पास कोई अपील आई थी, तो हाईकोर्ट ने अपील में, मान लो हाईकोर्ट के पास अपील आई थी। अब हाईकोर्ट के पास अपील कहां से आएगी, नीचे की अदालतों से, है ना। तो हाईकोर्ट के पास कोई अपील आई थी और उस अपील में उसने क्या करा कि जो अभियुक्त व्यक्ति था, अभियुक्त व्यक्ति कौन, जिस पर आरोप लगा है ना। तो इस अपील आई है हाईकोर्ट के पास, और इस हाईकोर्ट में इस अपील के दौरान हाईकोर्ट ने क्या करा कि अभियुक्त व्यक्ति यानी आरोपी व्यक्ति जो था उसका जो दोष मुक्त हो गया था, मतलब ये आरोपी व्यक्ति क्या हो गया था, दोष मुक्त हो गया था। इसकी दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया, और इसे मृत्यु दंड दे दिया, है ना। पहला आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे मामले के लिए कर सकते हो कि हाई कोर्ट के पास कोई अपील आई थी, मतलब केस हाईकोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा था बल्कि उसके पास अपील आई थी, और उसने क्या करा कि जो आरोपी व्यक्ति था जिस पे इल्जाम लगा था उस व्यक्ति के दोष मुक्त उसे किसने कर दिया था, निचली अदालत ने उसे दोष मुक्त कर दिया था, लेकिन उसके दोष मुक्त के आदेश को उसने उलट दिया, किसने, हाईकोर्ट ने, और उसे मृत्यु दंड दे दिया। तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, मतलब जो व्यथित पक्षकार होगा वो जाके क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हाँ, यहां ये बात स्पष्ट है कि यहां किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है भाई, उसके मरने पर बात आ गई, अब काय का प्रमाण पत्र, है ना। तो आपने आदेश उलट दिया था और आप उसने मृत्यु दंड दे दिया था हाईकोर्ट ने, तो आप बिना प्रमाण पत्र के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यदि मामला ऐसा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, फिर आपको किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पहला मामला हो गया, इसको हटाते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि किसी हाईकोर्ट ने, कोई हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट ने अपने प्राधिकार, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में जो भी आता है तो उसके प्राधिकार वाले किसी न्यायालय, है ना, किसी अधीनस्थ न्यायालय, किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला अपने पास मंगवा लिया और विचारण के दौरान अभियुक्त व्यक्ति
अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराकर मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है। दूसरा मामला क्या था कि किसी हाईकोर्ट ने, कोई हाईकोर्ट था, उसने अपने प्राधिकार वाले यानी प्राधिकार क्षेत्र के किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला अपने यहां मंगवा लिया। वो मंगवा सकता है, जब हम हाईकोर्ट की शक्तियां पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, ये उसकी शक्ति है हाईकोर्ट की, है ना। और जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की भी शक्तियां आएंगी कि वो मामला एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है, तो ऐसी बहुत सारी शक्तियां अभी आपको पता चलेंगी, है ना। तो हाईकोर्ट ने क्या करा है, देखो पहले वाले में क्या हो रहा था, हाईकोर्ट में अपील की जा रही थी, मतलब वो अधीनस्थ न्यायालय से वो मामले का निपटारा होके आया था और फिर अपील की गई थी हाईकोर्ट में। लेकिन यहां मामले का निपटारा नहीं हुआ है, यहां मामला लंबित था अधीनस्थ अदालत में। हाईकोर्ट ने अपने यहां मंगवा लिया क्योंकि उसे मंगवाने की शक्ति है, उसने अपने यहां मंगवा लिया और विचारण में क्या करा, विचारण के दौरान जो अभियुक्त यानी जिस पर इल्जाम लगा था उस व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। तो भी ये व्यक्ति जाके या इस व्यक्ति की तरफ से कोई जाके क्या कर सकता है, अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो यहां भी सेम बात है कि भाई मृत्यु दंड की बात आ रही है तो आप जा सकते हो। यहां भी आपको किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। सिविल मामलों में हमने देखा था कि 2 कंडीशन थी और दोनों में ही प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन दांडिक मामले में हमने अब तक क्या देखा है कि 2 मामले हमने 2 आधार हमने ऐसे देख लिए जिनमें हमें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम यदि इस प्रकार के मामले होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहला हाईकोर्ट में अपील के बाद निपटारा हो रहा था और इसमें हाईकोर्ट ने अपनी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला मंगवा के निपटारा किया है और उसमें मृत्यु दंड दिया है, और दूसरे में अपील में मृत्यु दंड सुनाया था। तो उन दोनों ही मामले में आप बिना प्रमाण पत्र के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। हालांकि दांडिक मामले में भी तीसरी बात कही है कि ठीक है, यदि ये मामले 2 प्रकार के जो मामले थे वैसे नहीं होते तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है, 134 का के तहत आपको प्रमाण पत्र भी दे देगा, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब हम एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं क्योंकि ये 3 आर्टिकल थोड़े कंफ्यूजिंग थे, आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए। ये याद हो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मान लो कभी भी आप यदि यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो उसमें तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं कि 2-3 कथन आ गए और उसमें आपको सत्य सत्य ढूंढने हैं, है ना। तो और अब पीएससी ने इस बार का जो क्वेश्चन पेपर सेट किया था, यदि आगे भी पीएससी वैसा करती है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जरूरी नहीं है ये चीज आपको रटी हो, सिंपल याद रखने वाली है। 132 में तो सिर्फ हमने कह दिया था कि ठीक है भाई, सिविल मामले भी होंगे, दांडिक मामले भी होंगे, उनमें आप प्रमाण पत्र लो और आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करो। 133 में सिविल मामलों के आधार बता दिए थे कि सिविल मामलों में आप किन आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, आगे उस चीज को एक्सप्लेन कर दी थी, है ना। 133 में आपको सिविल मामलों में बता दिया था और 134 में आपको दांडिक मामलों के आधार बता दिए। तो इसमें 3 आधार थे, 2 में आपको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी यदि आप 2 कंडीशन को फॉलो, अब पिछली 2 कंडीशन को फॉलो करते हो तो आपको किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दांडिक मामले में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ये उसकी अपील की अधिकारता है ना। तीसरा ये कहा गया है कि ठीक है, यदि हाईकोर्ट प्रमाण पत्र दे देता है कि कोई मामला कोई भी दांडिक मामला ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के योग्य है, तो भी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, है ना। यदि वो 2 आधार आप पूरे नहीं करते हो तो आप तीसरा प्रमाण पत्र लेके जा सकते हो। ये प्रमाण पत्र की हम बात कर रहे हैं जब से, तो भाई ये प्रमाण पत्र मिलता क्या है, कैसे मिलता है, ठीक है। तो ये हमें 134 का में बताया गया है। तो अब हम 134 का पे आते हैं।
134 का या 134 ए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अच्छा, यहाँ ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट मत लगाना, है ना, ये तो फिर इसका खंड हो जाएगा। ये अनुच्छेद 134 का ऐसे ही है ना, या इंग्लिश मीडियम हो तो अनुच्छेद 134 ए, ठीक है। चलिए, ये क्या है, ये प्रमाण पत्र दे रहा है, इतनी देर में समझ में आ गया होगा, लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार देता है ये प्रमाण पत्र, है ना। तो 134 के तहत हाईकोर्ट प्रमाण पत्र दे रहा है। तो इसमें कहा है कि प्रत्येक हाईकोर्ट किसी मामले का निपटारा करता है, और उसके बाद कोई भी अंतिम आदेश, निर्णय या डिक्री जारी करता है, तो वो यथाशीघ्र, हालांकि संविधान में इसके लिए समय सीमा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि भाई जितनी जल्दी हो सके, निपटारा के तुरंत बाद ही आप यथाशीघ्र क्या करो, आप ये प्रमाण पत्र किसी को देने की जरूरत है या नहीं, इस बात का निर्धारण करो। कैसा प्रमाण पत्र? तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, इसके लिए आप ये इस बात का फैसला आप जल्दी करो कि आपको देना है प्रमाण पत्र या नहीं देना है। यही कहा गया है 134 का में कि हर हाईकोर्ट अपने या मामले के निपटारे के बाद यथाशीघ्र क्या करेगा, इस बात का निर्णय करेगा कि उसे आगे के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए कोई एक प्रमाण पत्र देना होगा, वो उसे उस मामले में देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो हालांकि हाईकोर्ट कोई हीन भावना से किसी के साथ तो ऐसा करता नहीं है, है ना। यदि उसे लगेगा कि मामला फालतू का है, इससे न्यायपालिका का समय ही बर्बाद हो रहा है, या सामने वाला सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए आगे अपील किए जा रहा है, तो वो ऐसे मामले में परमिशन नहीं देगा, प्रमाण पत्र नहीं देगा। और यदि उसे लगता है कि भाई मामला कैसा है, बाकी इतना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आगे अपील उसे करनी चाहिए, तो वो प्रमाण पत्र दे देगा। अब ये प्रमाण पत्र या तो वो स्वप्रेरणा से भी दे सकता है, मतलब मान लो उसे को लगता है, जैसे हमने देखा था कि उसको लग रहा था कि कोई मामला ऐसा है जिसका उसे लगता है कि उसका निश्चय किसे करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, या उसको लग रहा है कि भाई संविधान का कोई प्रश्न या विधि का प्रश्न कोई ऐसा है जिसकी संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो, मान लो, है ना। तो ऐसा कोई प्रश्न है तो वो किसी मामले में स्वप्रेरणा से भी क्या कर सकता है, आपको प्रमाण पत्र दे सकता है कि आप आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो अपना निर्णय सुना के, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो व्यथित पक्षकार है वो खुद या उसकी साइड से कोई और कैसे, भाई मान लो कोई पीड़ित महिला है, वो सक्षम नहीं है, उसे इतना नॉलेज ही नहीं है कि मुझे कहां जाना चाहिए, तो मान लो कोई एनजीओ वगैरह उसकी हेल्प कर रहा था, तो वो व्यथित पक्षकार मतलब पीड़ित से ही मतलब नहीं है, जो उस आदेश से व्यथित हुआ है उससे मतलब है ना। तो व्यथित पक्षकार मतलब जिससे उस ऐसे किसी आदेश का प्रभाव उस पर पड़ा है, वो पक्षकार खुद या उसकी तरफ से कोई और जाके मौखिक आवेदन कर रहा है। ये मौखिक आवेदन कहां पे करना है आपको? हाई कोर्ट में। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो आपको हाई कोर्ट में आवेदन देना होगा, है ना। तो ये आवेदन आप कैसे दोगे? तब आपके मामले का निपटारा हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आप मौखिक आवेदन दोगे कि हमें आगे अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो यदि हाई कोर्ट को लगता है कि भाई मामला वाकई ऐसा है जिसके की अपील की जानी चाहिए, तो वो आपको प्रमाण पत्र दे देगा। यदि उसको लगता है कि यूं ही टाइम पास के लिए ले रहे हैं तो वो नहीं देगा। तो यही है प्रमाण पत्र, इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है, ये तो आप समझ लीजिए और जैसा समझाया है वैसे ही लिख लीजिए, है ना। या आप यदि आप
सोच रहे हो कि ये सब तो ठीक है, समझा दिए, इसे हम नोट्स कैसे तैयार करें। तो आप इस तरह से लिख सकते हो ना कि प्रत्येक हाईकोर्ट अपने यहां मामले के निपटारे के बाद यथाशीघ्र यह फैसला करता है कि वह आगे की अपील के लिए प्रमाण पत्र दे या नहीं दे। इसके नहीं दे, है ना, इसके दो आधार हैं कि वो स्वप्रेरणा से भी दे सकता है आवेदन, और व्यथित पक्षकार या उसकी तरफ से कोई मौखिक आवेदन करता है तो भी वो प्रमाण पत्र दे सकता है। ठीक है, यही तो लिखना है। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र हमारे पास कैसे आ रहा था वो समझ में आ गया। या तो वो स्वप्रेरणा से दे रहा था या हम आवेदन भी कर सकते हैं, तो आवेदन के बाद भी। चलिए, अनुच्छेद 135 क्या है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यदि ये, जैसे मैंने तो ऐसे समझा दिया, यदि 3 नंबर में लिखने आ गया तो वैसे आएगा नहीं, लेकिन आप इतना लिख सकते हो कि अनुच्छेद 134 का के तहत प्रत्येक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। बस 10 शब्द हो गए हमारे, हमें 10 शब्द ही तो लिखने हैं अब 3 नंबर में। चलिए, अनुच्छेद 135 क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अब सारे अनुच्छेद देख रहे हैं तो एक बार इस पे भी नजर मार लीजिए, या हो सकता है कभी कहीं पे फैक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाए कि इस तरह का। तो देखते हैं क्या है ये। क्या है 135? विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय। हमने जब सुप्रीम कोर्ट शुरू किया था तो हमने देखा था संघीय न्यायालय क्या था, है ना। संघीय न्यायालय की अधिकारता व शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयोग किया जाना। अनुच्छेद 135 कह रहा है कि विद्यमान विधि जो होंगी, मतलब इस टाइम पे जो भी विधि संसद बना के रख रही है, उन विधियों के अधीन रहते हुए जो फेडरल न्यायालय थी उसकी अधिकारता और शक्तियां सब अब किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, तो यही कहा गया है भाई। अब इसको रिप्लेस करके ही हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट आ गया था ना, तो वो चीज है। अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136 क्या है कि अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत। अब तक हमने क्या देखा था कि या तो क्या था कि हाईकोर्ट प्रमाण पत्र दे रहा था, और या फिर दांडिक मामलों में 2 मामले ऐसे थे जिनमें हाईकोर्ट के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी, आप सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी जाके अपील कर सकते हो। लेकिन यदि वो दोनों ही सिचुएशन नहीं है तो एक ये भी कहता है कि कुछ मामले यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई मामला इतना महत्वपूर्ण है तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट अपने यहां अपील करने के लिए दे सकता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि पूरे भारत के राज्य क्षेत्र का कोई भी न्यायालय होगा या फिर चाहे कोई भी अधिकरण हो, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं एनजीटी, या फिर आपने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का सुना होगा, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का सुना होगा। तो जो समय समय पर जो विशेष चीजों के लिए जो ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं, या कोई भी न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र का है, उसका कोई भी निर्णय है, कोई भी आदेश है, कोई भी डिक्री है, वो जो जारी करती है उसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, आपको अपने यहां अपील करने की विशेष इजाजत दे सकता है। यहां सिर्फ हाईकोर्ट नहीं कहा गया, वहां हमसे क्या कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट का कोई फैसला आ रहा था, उसके बाद प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, या उसके बाद 2 आधार ऐसे दिए थे कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन यहाँ विशेष इजाजत चाहे कोई भी न्यायालय हो या कोई भी अधिकरण हो, मतलब जरूरी नहीं है यहाँ के हाईकोर्ट का ही फैसला हो, किसी भी न्यायालय का हो सकता है, किसी भी अधिकरण का फैसला हो सकता है, उसे सुप्रीम कोर्ट अपने यहां अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है ना। ये अनुच्छेद में यही कहा गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात स्पष्ट की है कि जो सैन्य अदालतें होती हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना कि कोई भी न्यायालय, तो इस कोई भी न्यायालय में सैन्य अदालत नहीं आती, है ना। ये सैन्य अदालत का कोई निर्णय यदि होगा तो उसके खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट विशेष इजाजत नहीं दे सकता। भाई इनके अब सब अपने अलग ही चलते हैं, है ना।
तो इसलिए इनमें ये कोई भी न्यायालय या अधिकरण में ये सैन्य अदालत नहीं आती, ये बात स्पष्ट की है, तो ये आप याद रखना। मुझे लगता है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इसे यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।